सेकंड लेक्चर अपना। कल हमने पढ़ा था कोलिजन्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ा था। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय इंपल्स ऑफ डीफॉर्मेशन। सही है। और अगर कोई दीवार है और कोई ऑब्जेक्ट उससे टकरा के वापस जा रहा है, तो अगर टकराने की वेलोसिटी v0 थी तो वापस जाने की वेलोसिटी ev0 हो जाएगी, है ना, और वो भी v0 से ऑपोजिट डायरेक्शन में। यस और नो। तो ये रिटर्निंग की वेलोसिटी। ऑब्वियसली जो दीवार होती है या फर्श होता है, फ्लोर होता है, वो हमेशा किस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस फोर्स लगाता है। यस और नो, ठीक है ना। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फाइंड द फाइनल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन। ये बॉल है, ठीक है भाई, ये कुछ u वेलोसिटी से इधर इस थीटा एंगल पे आ रही है, इस फर्श से टकराएगी, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e होगा, टकराने के बाद किसी और एंगल फाई पे चली जाएगी। आपको बताना है फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा। ऑल्सो स्टेट द कंडीशन अंडर विच एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आने का एंगल, ये एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं ना इसको, ये एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा ये इक्वल कब होंगे, वो कंडीशन आपको बतानी है। सही है, क्वेश्चन समझ में आया, सिंपल सी बात है। ओके चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अगर मैं इस डायरेक्शन को आई और इस डायरेक्शन को जे बोल दूं, तो बोलो ये वेलोसिटी हो जाएगी u। बोलो इधर वाला कंपोनेंट कितना है, बोलो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, बोलो ये क्या हो जाएगा u cos, और ये सही है। तो बोलो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u वेक्टर इज इक्वल टू, बोलो u sin थीटा आई कैप माइनस u cos थीटा j कैप। यस और नो, ये माइनस j कैप में है। सही है भाई। ओके, जब ये बॉल यहां टकराएगी तो बोलो जो सरफेस होगा वो कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में। क्या इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाएगा सरफेस, नहीं। सही है। और जनरली जब तक दिया ना जाए कि सरफेस को स्मूथ ही मानेंगे, तो बोलो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी विल नॉट चेंज। इन दिस डायरेक्शन द मोमेंटम विल नॉट चेंज। ठीक है। तो टकराने के बाद जो ये वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर, इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी कि जो आई कैप वाला कंपोनेंट है वो क्या रहेगा, सेम। तो v वेक्टर इज इक्वल टू u sin थीटा आई कैप, और j कैप डायरेक्शन में एक कंपोनेंट अलग हो जाएगा। यस और नो। बोलो इसको भूल जाओ, सिर्फ ये देखो, ये बॉल आई u cos थीटा वेलोसिटी से टकराती है, और टकराने के बाद कितनी वेलोसिटी जाएगी, e u cos थीटा से वापस जाएगी। यस और नो। भाई टकराने की वेलोसिटी v0 है तो e v0 से वापस जाएगा, u cos थीटा है तो e u cos थीटा से वापस जाएगा। यस और नो। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, e u cos थीटा j कैप। ऑब्वियसली आने वाली वेलोसिटी माइनस j कैप में थी, तो जाने वाली वेलोसिटी पॉजिटिव j कैप में होगी। यस और नो, कोई दिक्कत। तो आपको फाइनल वेलोसिटी वेक्टर मिल गया कि नहीं मिल गया, बोलिए भाई। सही है, यहां तक कोई डाउट। अब ये कह रहा है कि ये एंगल फाई निकालो, फाई निकालो। कैसे निकालेंगे बोलो, यहां पे जो ये पार्टिकल है इसकी इधर वाली वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा, और बोलो इधर वाली वेलोसिटी कितनी है, eu cos थीटा। सही है, यही तो है ना v वेलोसिटी। बोलो अब आपको क्या निकालना है, ये एंगल, मतलब बेसिकली आपको ये एंगल निकालना है। बोलो ये एंगल कैसे निकालूंगा, फाई का वैल्यू क्या होगा, बोलो ये वेलोसिटी u sin थीटा है, तो बोलो ये कितना होगा, u sin थीटा ही होगा। यस और नो, ये u sin थीटा है और ये eu cos थीटा है। बोलो टेंजेंट फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, बोलिए टेंजेंट फाई इज इक्वल टू, बोलिए परपेंडिकुलर, यानी कि u sin थीटा डिवाइड बाय eu cos थीटा। u से u कट जाएगा, sin थीटा बाय cos थीटा, दैट इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइड बाय e। सही है भाई, तो टेंजेंट फाई होगा टेंजेंट थीटा बाय e के बराबर होगा। व्हाट इज टेंजेंट थीटा, ये है टेंजेंट थीटा, ये है टेंजेंट थीटा। बोलो भाई, ये अगर u sin थीटा तो ये भी क्या होगा, u sin थीटा। इस ट्रायंगल में देखिए टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू u sin थीटा बाय e cos थीटा। यस और नो, कोई दिक्कत। ओके, अब ये कह रहा है कि टेंजेंट फाई इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा बाय e है। वो कंडीशन बताइए जिसके लिए फाई यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर हो जाए। मैं कहता हूं अगर e1 हो गया तो बराबर नहीं हो जाएंगे। सही है, तो वो कंडीशन है e इक्वल टू 1। क्लियर हो गई बात, क्लियर है ना, बिल्कुल सिंपल है।
ओके, और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर ये हो जाएगा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी वेक्टर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का होल अंडर। सही है, ये तो पता ही है पहले समझ में नहीं आया, क्लियर है बात? ओके, चलो ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। करते हैं इसको। ओके, तो बोलिए एक दीवार है, ठीक है, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। सर दीवार की वेलोसिटी है, चला के दिखाओ, है ना, कल वाली बात है। नहीं सर चला के दिखाओ, अच्छा हो जनीता नहीं आई आज, मुझे कहते हैं सर चला के दिखाओ, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कितनी है 8 मीटर पर सेकेंड, दीवार की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। तो बोलो ये टकराने के बाद कितनी वेलोसिटी ऊपर जाएगा, ये आपको निकालना है। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कैसे करना है, दीवार पे बैठ जाना, खत्म बात, सही है। ओके, अब यहाँ पे भी, यहाँ पे हो रहा है मास इक्वल टू 2 kg, आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ग्राउंड से ई का वैल्यू है 1/2, और टाइम ऑफ कांटेक्ट बोल दिया 10⁻³ सेकंड्स, पॉइंट एन एवरेज एक्टिंग ऑन द बॉल ड्यूरिंग इंपैक्ट। क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। क्या कह रहा है कि बॉल है 2 kg मास की, वो आया 10 मीटर पर सेकंड से टकराया, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/2 के बराबर, तो टकरा के कुछ 5 मीटर पर सेकंड से वापस चला जाएगा, सही है। तो एवरेज फोर्स पूछ रहा है, एवरेज फोर्स कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मुझे बताओ, जब ये बॉल इससे टकराएगी तो एक इंपल्सिव फोर्स होगी, नॉर्मल रिएक्शन होगी, दैट विल बी इंपल्सिव इन नेचर। और इंपल्स का इफेक्ट क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम हम निकाल सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं तो इंपल्स निकाल सकते हैं, इंपल्स निकाल सकते हैं तो इंपल्सिव फोर्स भी निकाल सकते हैं, यस और नो। याद करिए क्या होता था इंपल्स, J इज इक्वल टू इंटीग्रल F dt, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन तो n डॉट dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताना, P फाइनल माइनस P इनिशियल, ये दोनों निकाल सकते हैं, यस और नो। ये क्या है भाई, mv फाइनल माइनस mv इनिशियल इज इक्वल टू, बोलो इसको लिख देता हूं एवरेज वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इनटू डेल्टा टी, यस और नो। गलत तो नहीं लिखा कुछ, लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, टाइम दे दिया 10⁻³ v फाइनल निकाल लेंगे, कितना होगा 5, इनिशियल वेलोसिटी 10, ध्यान रखें प्लस माइनस साइन के साथ रखना है, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे, एक को नेगेटिव ले लेंगे, सही है, नीचे वाली पॉजिटिव और ऊपर वाली नेगेटिव, सही है भाई। तो एवरेज फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, करके दिखाऊं, कर लोगे ना, ठीक है। ओके, तो 30,000 न्यूटन के आसपास आता है, ठीक है भाई। ओके, ध्यान रहे ये फॉर्मूला हमने लिखा हो, देखो फोर्स है इंपल्सिव, तो जनरली जो है ना उसका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनता है, कांस्टेंट फोर्स नहीं होती इंपल्सिव फोर्स। अगर हम एक्चुअल ग्राफ बनाएंगे तो इंपल्सिव फोर्स वेरी लार्ज मैग्नीट्यूड, मेजर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर फिर भी मेजर कर लेते हैं तो जो फोर्स होता है, फोर्स का ग्राफ होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। ऐसे समझो कि जब ये बॉल आई, ठीक है, ये जमीन से टकराई, तो ऐसा नहीं कि जैसे ये टच होगी फोर्स मैक्सिमम मैग्नीट्यूड में लगने लग जाएगी, नहीं, स्टार्टिंग में ये बिल्कुल थोड़ा सा कंप्रेस होगी तो थोड़ा सा नॉर्मल रिएक्शन होगा, फिर ये और नीचे आएगी और ज्यादा कंप्रेस होगी, फिर और नीचे आएगी और कंप्रेस होगी, तो धीरे धीरे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, सही है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, एक पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाएगा, और फिर वापस क्या होगा, ये वापस ऊपर की तरफ जंप करेगी तो रीफॉर्मेशन के टाइम पे वापस पुश करेगी। जब ये जैसे जैसे ऊपर उठती रहेगी नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कम होता जाएगा और नॉर्मल रिएक्शन विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। लेकिन हमें एक्चुअल फोर्स नहीं निकालनी है, हमें उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, हमें सिर्फ एवरेज वैल्यू चाहिए, कोई दिक्कत। और हमने यहाँ पे भी क्या किया है, एवरेज वैल्यू भी निकाली है, सही है। फॉर्मूला वही है, इंटीग्रल F dt इज इक्वल टू F एवरेज इनटू डेल्टा t इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, यही फॉर्मूला, सही है भाई, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल साधारण। ओके, रिवीजन, वो पुराने फॉर्मूले हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है h हाइट से तो कितनी स्पीड से टकराता है, √2gh, और वापस आने का टाइम कितना होता है, नीचे आने का टाइम √2h/g, सही है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट को u स्पीड से फेंका जाता है तो कितनी हाइट तक जाता है वो, u² 2g तक।
ऊपर जाने का टाइम u बाय जी, नीचे आने का टाइम u बाय जी, और टोटल टाइम 2u बाय जी। याद आ गया? हमने पढ़ा है ना ये फर्स्ट उसमें काइनेमेटिक्स, ठीक है भाई। ओके, अब इसी के आधार पे हमने वो पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। वहां पे हाइट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? y कंपोनेंट। आगे ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? x कंपोनेंट, है ना। कितना आगे जाएगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 2 टाइम। यस और नो? कोई दिक्कत है? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वर्टिकल कंपोनेंट। कितनी देर हवा में रहेगी? यस और नो? क्लियर होगी बात? मैनिक्योर करवा दूं, पेडिक्योर भी करवा दूं, वो मछली वाला ट्रीटमेंट करवा दूं, मछली वाला। उसमें क्या होता है, वो पानी में पैर डाल देते हैं, ठीक है, और जो मछलियां होती है ना, वो जैसे जो डेड स्किन होती है ना पैरों की, उसको खा जाती है, तो पैर बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन हो जाते हैं, कोई डेड स्किन नहीं रहती। वो ट्रीटमेंट करवा दूं आपका? और कोई ट्रीटमेंट करवाना हो, सर्विस करवा दूं आपकी? बोलो। अरे मैं ये आपको थोड़ी कह रहा हूँ भाई साहब, मैं तो आपके पीछे जो बैठे हैं ना, उनको अपने थोड़े नाखूनों में बिजी थे। मुझे लगा कि मैं कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिवाइज करवा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ कुछ, और भाई साहब अपने नाखून देख रहे हैं। मेरे नाखून बड़े प्यारे बात है, बड़ा होके हीरोइन से भी अच्छे हाथ हैं मेरे, ऐसा कुछ सोच रहे होंगे तो बता दो, पार्लर ले चले आपको, मैनिक्योर करवा दें, पेडिक्योर करवा दें, स्मूथनिंग करवा दें बालों की, हैं, फेशियल वेशियल कुछ, और कुछ अपने शरीर को देखना देखा नहीं आज तक? मतलब ऐसा तो नहीं है कि शीशा देख के अरे मैं कितना सुंदर हूं, मुझे तो खुद से प्यार हो गया है, ऐसा कुछ है क्या? आज तक खुद को नहीं देखा है क्या? अपने शरीर को नहीं देखा है? अरे वाह मेरा शरीर, वाह। फिलोसॉफी में तो भी चला जाएगा, अरे वाह मेरा शरीर, मेरे शरीर की चेतना, वाह, है ना। ये चेतना ही तो जीवन है, ये चेतना ही तो मेरी आत्मा है ना। यही सोच रहे हैं आप? तो क्या देख रहा था नाखून में? राक्षस प्रजाति के इंसान बोले, क्या देख रहा था? यहां ध्यान रखा था, समझ में आया ना? हाँ, घर से बाल वाल सेट करके आएगा, है ना। फौजी कटिंग करवाऊंगा, देख ले, हिसाब किताब बहुत गंदा लगता है। वापस आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे। मैनिक्योर पेडिक्योर हो चुका है, ठीक है। तो क्या लड़के भी आजकल सजते संवरते हैं क्या? मैं तो मेरे को बता ही दो, लड़के सजते संवरते हैं क्या? तो ये वाला हो गया है भाई, ये बात क्लियर हो गई है, कितना टाइम लगता है, कितना वेलोसिटी होता है, कितनी हाइट तक जाता है, ऊपर जाने का टाइम, नीचे आने का टाइम, टोटल टाइम पता चल गया। बहुत ही सिंपल है। ओके, अब ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट को ना यहां पे फेंका गया है u वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल पे, ठीक है। अब आपको बताना है कि ऐसे टक्कर खा के यहां पहुंचेगा, सही है। जितनी वेलोसिटी से ये ऊपर गया था उतनी ही वेलोसिटी से ये नीचे आएगा, है ना। जो यहां से प्रोजेक्शन की वेलोसिटी है वही ग्राउंड पे स्ट्राइकिंग की वेलोसिटी होगी, सही है। ओके, जब ये स्ट्राइक करेगा कंसिडरिंग स्मूथ सरफेस, बोलो जब ये ऐसे टकराएगा तो बोलो ऐसे वापस जंप करके जाएगा। बोलो इस पार्टिकल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक u cos थीटा, एक u sin थीटा। जब ये यहां आके टकराएगा तब इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी? u cos थीटा ही रहेगी। लेकिन जब ये स्ट्राइक किया तो वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा थी, जंप करके वापस जाएगा तो कितनी हो जाएगी? e u sin थीटा। स्ट्राइकिंग वेलोसिटी को e से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वापस जंप करने की वेलोसिटी मिल जाती है। ओके, अब ये e u sin थीटा से गया, आगे है u cos थीटा, तो ये तो u cos थीटा ही रहेगा, ये यहां आएगा। यहां पे स्ट्राइक करने से पहले वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा, और यहां पे स्ट्राइक करने की उतनी ही जितनी यहां से ऊपर जाने की, e u sin थीटा। अब बताओ ये जंप करेगा तो बोलो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल नॉट चेंज, ओनली द वर्टिकल कंपोनेंट विल चेंज। कितना हो जाएगा? पहले वाली जो स्ट्राइक करने की थी उसका e टाइम्स, यानी e स्क्वायर u sin थीटा। अगली बार वर्टिकल कंपोनेंट e क्यूब u sin थीटा, e की पावर 4 u sin थीटा, e की पावर 5 u sin थीटा, ऐसे चलता रहेगा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा? u cos थीटा, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। तो आपको बेसिकली जहां तक मुझे याद है इसमें, एक तो आपको टाइम बताना है कि कितना टाइम लगेगा जब ये बॉल जंप करना, ऐसे बाउंस करना छोड़ देगी, और उस टाइम तक ये कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, जहां तक मुझे याद है, और टोटल टाइम कितना लगेगा।
ठीक है, ऑब्वियसली जब ये टप्पा खा खा के और जंप करना बंद कर देगी तब भी हॉरिजॉन्टल चलती रहेगी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एक्चुअली तो इनफिनिट है, लेकिन जब तक ये जंप कर रही है तब तक ये कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो निकालो। जंप करना बंद करने के बाद की बात नहीं है, सिर्फ जब वो जंप करना बंद करती तब तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके लेट्स सी। तो मुझे बताइए पहली बार में व्हाट इज द टाइम पीरियड 2u sin थीटा बाय जी, अगली बार में 2eu sin थीटा बाय जी, अगली बार में 2e square u sin थीटा बाय जी, ऐसे चलता रहेगा। यस और नो? ओके लेट्स सी व्हाट इज r1 रेंज 1 u cos थीटा t, t क्या है 2u sin थीटा बाय जी, यानी कि बोलो u cos थीटा इंटू u sin थीटा इंटू 2 बाय जी। ठीक है, मतलब u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा इंटू 2 डिवाइड बाय जी, यही हो रहा है। ओके, ये हो गई पहले बाउंस में रेंज। सेकंड बाउंस में रेंज कितनी होगी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा इंटू 2 eu sin थीटा बाय जी। सही है, तो ये हो गया r2। ऐसे ही आ जाएगा r3 हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट चलता रहेगा। ओके, अच्छा टाइम आ जाएगा और ये आ जाएगा बस। ओके, दो ही चीजें थी ना, टाइम और हॉरिजॉन्टल रेंज, कोई दिक्कत इसमें? ओके, तो रेंज निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3। ठीक है भाई, ध्यान से देखो पहले बाउंस में व्हाट इज द रेंज r1, व्हाट इज r1? बोलो u cos थीटा इंटू t, t क्या होता है 2u sin थीटा बाय जी। सही है, ये हो गया आपका r1। सही है, ओके r2 की बात कर लेते हैं। r2 सेकंड केस में u cos थीटा इंटू टाइम कितना लगेगा 2eu sin थीटा बाय जी। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन r1 एंड r2? r1 को e से मल्टीप्लाई कर दें तो r2 बन जाएगा। फिर r3 कैसे आएगा? इसको e से मल्टीप्लाई कर दें, r4 क्या हो जाएगा? e टाइम्स r3। r2 क्या है? er1, तो ये क्या हो जाएगा? e इंटू r1 हो जाएगा, यानी कि e स्क्वायर r1, और यहां क्या बन जाएगा? e स्क्वायर r1 यानी कि e की पावर 3 e क्यूब r1, इस तरह से लिखते हैं e स्क्वायर r1। सही है, ऐसे चलता रहेगा। सही है, तो बोलो टोटल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r1 प्लस r2 प्लस r3, r1 प्लस e r1 प्लस e स्क्वायर r1, ऐसे चलता रहेगा। r1 कॉमन ले लो, ये r1 को ही कॉमन लेना था ना, तो आ जाएगा 1 प्लस e स्क्वायर, चलता रहेगा। फर्स्ट टर्म हो जाएगी 1, सेकंड और r की वैल्यू हो जाएगी e। यस और नो? बोलो भाई क्या हो जाएगा? r1 इंटू 1 प्लस e स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, तो बोलो r1 इंटू क्या आएगा? फर्स्ट टर्म a डिवाइड बाय 1 माइनस r होता है। फर्स्ट टर्म व्हाट इज r? दिस इज योर आंसर। अरे वो इसने क्या किया, यहां से r1 को कॉमन लिया है, ये अलग से r1 एक छोड़ दिया, इसने ऐसे ही छोड़ दिया, जरूरत नहीं। अब इसका एलसीएम लोगे ना अगर, तो भी यही वाली लेकर आएगी। ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी कर सकते हैं आप लोग। टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3, बोलो t2 क्या आ जाएगा? e टाइम्स t1 आ जाएगा। ऐसे ही t1 t2 t3 सबको ऐड कर दो। इसने भी ऐसी गलती किया हुआ है, यहां से इसने t1 कॉमन लिया है, पूरे में से t1 कॉमन ले लो ना, t1 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस। ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो भी वही आंसर आएगा बाद में। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? ओके, अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा ज्यादा एडवांस्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर समझाऊंगा और आपको दिमाग लगाने के लिए दूंगा होमवर्क। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है भाई, कह रहा है कि एक वेज है मेरे पास। ठीक है, फिक्स्ड वेज है, जमीन से फिक्स कर रखा है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे ये जो एंगल है ये 37 डिग्री है,
यहां पे कुछ 5 मीटर की हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है, ठीक है। ये ड्रॉप किया गया, ये इससे टकराएगा, टकराने के बाद इस तरह से जंप करेगा, इस तरह से यहां कहीं आके लगेगा। कह रहा है द बॉल इज ड्रॉप ऑन ए फिक्स्ड वेज फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब इस इस इंक्लाइंड प्लेन पे ये कितना आगे जाके गिरेगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई गिवन है आपको, ये क्वेश्चन सिंपल सा, समझ में आया? क्लियर है? ओके। अब इसके लिए आपको क्या रिवाइज करना पड़ेगा? प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, वो याद कर लेना। उसमें करना क्या था, जी है नीचे, इसके दो कॉम्पोनेंट ले लिए, एक तो पैरेलल टू द वेज और एक परपेंडिकुलर टू द वेज, सही है। तो इधर वाला इस वेज पे हॉरिजॉन्टल रेंज निकालिए, इस तरह से करना है। समझ में नहीं आया? क्लियर होगा? ठीक है, कर लोगे, ट्राई करोगे एक बार, पिछला रिवाइज भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन ट्राई करना, सोल्यूशन दे रखा है, ना हो ना। ओके, अब ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ठीक है। ओके, कह रहा है कि भाई यहां से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया विद ए स्पीड u एट एन एंगल थीटा, यहां से कुछ x1 डिस्टेंस पे, ठीक है, x1 x दिया है कि नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा, तो यहां से क्या होता है, ये बॉल जाती है, दीवार से टकराती है, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है e, यहां से टकरा के वापस आती है। क्लियर बात? ठीक है। लेट द बॉल टेक्स t1 टाइम टू स्ट्राइक द बॉल एंड t2 टू फॉल बैक टू द ग्राउंड आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो अपने को निकालना है यहां से ये जो डिस्टेंस है x1 है, यहां से ये जो डिस्टेंस है x2 है, आपको x1 और x2 में रिलेशन बताना है, सही है। मुझे बताओ कि जब ये बॉल गई और स्ट्राइक की, क्या इस बॉल ने जब यहां स्ट्राइक हो रही थी, क्या वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगी है क्या? नहीं ना। जो नॉर्मल रिएक्शन एट कोलिजन हुआ है वो क्या हुआ है, कौन सी डायरेक्शन में लगा? ओनली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यस और नो? दैट मींस देयर इज नो चेंज इन द वर्टिकल कंपोनेंट्स। और वर्टिकल कंपोनेंट पे कौन कौन डिपेंड करता है? एक तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g जो कि h मैक्स, और दूसरा क्या होता था टाइम ऑफ फ्लाइट, वो क्या होता था 2u sin थीटा बाय g, और ये u sin थीटा क्या होता था वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। यानी कि जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है दैट मींस फिक्स्ड, यस और नो? ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि एज देयर इज नो इफेक्ट ऑन द वाई डायरेक्शन मोशन, हम क्या करेंगे, बोलो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट which is 2u by g which is 2u sin theta by g is equal to t1 plus t2, yes or no? भाई टोटल टाइम उतना ही था जितना अब है, तो टोटल टाइम कितना था 2u sin theta by g, और अभी कितना है t1 plus t2, सही है भाई। ओके, अच्छा, तो t1 plus t2, अब बात कर लेते हैं t1 और t2 को निकालें कैसे। मुझे बताओ कि यहां से यहां तक जाने में, यदि यहां से यहां जा रहा था, क्या इस टाइम पे यहां से यहां तक जाने में, ये जाने में क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज होती है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डज नॉट चेंज। यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, यस और नो? बोलो ये डिस्टेंस कितना है, ये कितना है, और ये टाइम कितना है, सही है। ओके, ऐसे ही ये वाला देख लो, ये टकराने के बाद जब वापस आ रहा है, टकराने के बाद जब वापस आ रहा है, टकराने के बाद क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा? नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन तो बहुत छोटे से टाइम के लिए है ना, उसके कोलिजन के बाद क्या कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है? देयर इज ओनली फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, x2 क्या आ जाएगा u cos थीटा इंटू t2। अब यहां से t1 की वैल्यू निकाल लो और यहां से t2 की वैल्यू निकाल लो, उठा के यहां पे कर दो, आ गया? हाँ e, हाँ सॉरी, हाँ, यहां से जब ये वापस आने लगेगा
तो बोलो इधर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ई यू कॉस थीटा हो जाएगी, सॉरी ई यू कॉस थीटा। ठीक है, अभी क्लियर है? तो T1 T2 वैल्यू कर सिंपल। ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, बस आपसे क्या पूछा हुआ है, वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, वही यहां से 360 मीटर की दूरी पे था, E इक्वल टू 1/2 है, यहां से ये जब ये नीचे टकराएगा तो बोलो कितने डिस्टेंस x पे गिरेगा। तो ऊपर वाले में x1 x2, x1 है 360, x2 पता नहीं, वो x के बराबर है, E है 1/2, U कितना है 100 मीटर पर सेकंड, थीटा कितना है 37। बस आ गया आंसर, वैल्यू पुट कर। मुश्किल है क्या? ठीक है, ओके, तो x का वैल्यू आ जाएगा 300 के आसपास। ठीक है, ओके। अब आता है हमारा नया टॉपिक, कोलिजन ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो हमारी बॉल्स है ना, दो अलग अलग बॉल्स, ये टकरा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर ऑब्वियसली। E की वैल्यू पता है आपको क्या होती है ना? E की वैल्यू का और भी डेफिनेशन हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो कोलिजन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, जब दो बॉल्स टकराती हैं, मैंने कल भी आपको आइडिया दिया था, एक लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ कोलिजन के बारे में बताया था, याद है? व्हाट इज लाइन ऑफ मोशन? ये वो लाइन है जिसके अलावा ऑब्जेक्ट्स चल रहे हैं। और लाइन ऑफ कोलिजन क्या होती है? जब ऑब्जेक्ट्स टकराते हैं तो उनके सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है लाइन ऑफ कोलिजन। ठीक है ना? ओके, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये इस तरह से बिल्कुल ऐसे टकरा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे, तो बोलो हेड ऑन कोलिजन हो गया, बिल्कुल आमने सामने की टक्कर हो गई। जैसे गाड़ियां होती हैं, फॉर एग्जांपल, अगर गाड़ियां बिल्कुल आमने सामने से टकरा रही है तो क्या कहेंगे हम? हेड ऑन कोलिजन हो गया ये, है ना? बिल्कुल सर आगे, हेड ऑन मतलब हेड आगे करके कोलिजन हो गया। जैसे वो दो सांड लड़ते हैं तो क्या होता है, वो आगे जाके अपना सर ऐसे मारते हैं एक दूसरे को, है ना? तो क्या हो गया? हेड ऑन कोलिजन हो गया, इसलिए उसको बोलते हैं। दो बकरियां लड़ रही हैं, क्या करती हैं? हेड ऑन कोलिजन करती है, यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पे दो बॉल भी क्या हो रहे हैं? हेड ऑन कोलिजन हो रहा है बीच में। ठीक है भाई, ओके। तो हेड ऑन कोलिजन की डेफिनेशन क्या होगा? द कोलिजन इन विच लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ कोलिजन आर द सेम। सही है, जो लाइन ऑफ मोशन है और लाइन ऑफ कोलिजन है, ये क्या है? सेम। उसको क्या कहते हैं? हेड ऑन। और यहां देखिए, ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था, ये ऑब्जेक्ट कुछ दूसरी डायरेक्शन में आ रहा था, और कोलिजन कुछ इस तरह का हो रहा है। देखो, इस तरह का कोलिजन हो रहा है। ये तो बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन तो ऐसा होता था, अब क्या हो रहा है? बोलो, इस तरीके से ऐसे हो रहा है कोलिजन, ऐसे बॉल आई, टकरा के ऐसे चली गई, समझ में आया ना? तो क्या हो रहा है? बोलो, कैसा मोशन है? ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक मतलब किसी एंगल पे। ठीक है, तो इन दिस केस लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ कोलिजन इज नॉट द सेम। ऐसे मोशन, ऐसे कोलिजन को क्या कहते हैं? ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं। ठीक है भाई, ओके। अब यहां से हमारे पास तीन तरह के कोलिजन होते हैं। हम बात कर रहे हैं जब E का वैल्यू 1 हो। E का वैल्यू 1 हो सकता है ना? E का वैल्यू 1 मतलब भाई बॉल गई थी 10 की स्पीड से, टकरा के 10 की स्पीड से ही वापस आ गई, यस और नो? तो उसको क्या बोलेंगे? E इक्वल टू 1 वाला कोलिजन। नाम है इसका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। क्या नाम है इसका? परफेक्टली इलास्टिक। E का वैल्यू क्या होता है मनदीप? 1। ठीक है, दूसरा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, या सिंपली बोल देते हैं इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक लिखा हो, परफेक्टली इलास्टिक लिखा हो, बात एक ही है। मतलब E का वैल्यू आपको दे दिया है 1, हमेशा लिख के नहीं देगा E का वैल्यू, कहेगा देयर इज एन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, कंसीडरिंग द कोलिजन टू बी परफेक्टली इलास्टिक या कंसीडरिंग द कोलिजन टू बी इलास्टिक। ठीक है, तो सिंपली मतलब क्या कह रहा है वो? E का वैल्यू कितना है? ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी है 0 और 1 के बीच में होता है E। E का वैल्यू ना ही 0 है ना ही 1 है, उनके बीच में कोई। ठीक है, ऑब्वियसली E का वैल्यू 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकता। ऐसा पॉसिबल है क्या कि मैंने बॉल को ड्रॉप किया, 10 की स्पीड से टकराई और 15 की स्पीड से वापस आ गई? पॉसिबल नहीं। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि जितनी एनर्जी थी टकराते टाइम, उससे ज्यादा एनर्जी थोड़ी हो जाएगी वापस आते टाइम, अनलेस देयर इज सम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ब्लास्ट वगैरह टाइप। ठीक है, कि भाई जैसे ये नीचे गया, जैसे ये सरफेस से टकराया, वहां कोई छोटा सा ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट होने की वजह से इसकी वेलोसिटी टकराने वाले वेलोसिटी उससे ज्यादा होगी, लेकिन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है वो।
तो हम क्या बोलेंगे, ई का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। और 0 कब होता है, वो मिट्टी वाली बॉल है ना, रेत की बॉल बना के मैंने ड्रॉप की थी, वो जमीन पे रह गई थी तो वापस आई नहीं, तो इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन 0, तो ई का वैल्यू हो गया 0। दूसरा क्या हो गया, 0 से 1 के बीच, ठीक है भाई। ओके, इसका नाम है इन इलास्टिक, क्या बोलते हैं इसको, इन इलास्टिक। जब ई का वैल्यू क्या होता है, 0 और 1 के बीच में कहीं होता है तो उसको बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है भाई। ओके, फिर आता है E इक्वल टू 0, इसका नाम है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक है ये, मतलब इन इलास्टिक, इन इलास्टिक मतलब इलास्टिक नहीं है, और परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब कुछ भी वापस नहीं आने वाला, जो गया वो रह गया वहीं पे। मैंने एक स्पंज को उठा के दीवार पे फेंका, क्या होगा, दीवार पे चिपक जाएगा, यस और नो। एक वो चिपकू वाली रबड़ होती है ना, बिल्कुल स्टिकी रबड़ जो होती है, मैं उसको उठा के फेंक देता हूँ, क्या होगा, वो उधर ही चिपक जाएगी, तो ई क्या है, 0, यस और नो, ठीक है। तो वो हो गए परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है भाई। ओके, अब पूरा मैकेनिज्म क्या है, ये है पूरा मैकेनिज्म। इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा कोई बात नहीं। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो भाई, अब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मासेस आर m1 m2 एंड देयर स्पीड्स आर u1 u2, ठीक है भाई। ओके, ऑब्वियसली ये कोलाइड कब करेंगे, ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, फर्श है, फर्श के ऊपर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये टकराएंगे कब, जब जो पीछे चल रहा है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, यस और नो। अगर मान लो आगे वाले की वेलोसिटी ज्यादा है तो ये आगे भाग जाएगा और ये पीछे रह जाएगा, तो कोलिजन होगा ही नहीं। तो ऑब्वियसली जब पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी वो जाके इससे टकराएगा, ठीक है भाई। ओके, ये मोर स्पीड के साथ गया, लेस स्पीड वाले से टकराया। अब देखो ये है स्लो बॉल, स्लो, और ये ऑरेंज वाली है फास्ट बॉल, ठीक है। अब ये गया, अब ये जस्ट टकराने वाले हैं, वो हो गया फोटो ये वाला, ठीक है। अभी भी इनकी वेलोसिटी क्या है, u1 एंड u2। अब जैसे ही कोलिजन हुआ, कांटेक्ट में आएंगे, दोनों बॉल्स थोड़ी थोड़ी दब जाएंगी, देयर विल बी स्लाइट डीफॉर्मेशन इन द बॉल्स, क्या होगा, स्लाइट डीफॉर्मेशन, ठीक है। और जैसे ही थोड़ा सा डीफॉर्मेशन होने लगेगा, बोलो इसकी स्पीड तो कम होने लगेगी और इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी, क्योंकि भाई दोनों डायरेक्शन में एक दूसरे पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। ये इसको आगे पुश कर रहा है, ये इसको पीछे पुश कर रहा है, तो इसकी स्पीड घटेगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो क्या होगा, बोलो u1 विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, यानी कि पहली बॉल की वेलोसिटी विल डिक्रीज, दूसरी बॉल की वेलोसिटी विल इंक्रीज। अच्छा, अभी थोड़ा सा स्लाइट डिफॉर्मेशन हुआ था, अब क्या होगा, धीरे धीरे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे पहुंच जाएंगे, है ना। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन मतलब दोनों की वेलोसिटी हो गई है सेम, यस और नो। क्योंकि ध्यान से देखो, जब तक इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तब तक ये इसके अंदर घुसने की कोशिश करता रहेगा, है ना भाई, ये ज्यादा है तब तक ये इसके अंदर घुसने की कोशिश करेगा, यस और नो। और जब ये इसके अंदर घुसना बंद कर देगा, मतलब दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी, उल्टा भी हो सकता है, दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी तो अंदर घुसने की कोशिश नहीं करेगा, मतलब और ज्यादा डीफॉर्मेशन अब नहीं होगा। तो एट मैक्सिमम डीफॉर्मेशन, सॉरी मैक्सिमम डीफॉर्मेशन, यहाँ पे मैक्सिमम डीफॉर्मेशन है, द स्पीड्स आर इक्वल, दोनों की स्पीड हो चुकी है इक्वल। अब डीफॉर्मेशन हो गया, अब क्या होगा, रीफॉर्मेशन, ठीक है। अब रीफॉर्मेशन होगा मतलब दोनों बॉल एक दूसरे को वापस ऐसे पुश करेंगे, यस और नो। अब दबी हुई है ना, रबड़ दबी हुई है दोनों की दोनों, अब क्या करेंगे, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बोलो रीफॉर्मेशन वाला फोर्स लगाएंगे, है ना, एक दूसरे को फिर से ऐसे पुश करेंगे। अब देखो दोनों इक्वल हो गई, पहले क्या था, ये ज्यादा स्पीड में थी, आई, इसकी स्पीड घटने लगी, इसकी स्पीड बढ़ने लगी, दोनों की स्पीड बराबर हो गई, है ना, इसकी बढ़ते बढ़ते इसके बराबर हो, इसकी घटते घटते इसके बराबर हो गई, इक्वल हो गई। अब ये वापस से ऐसे फोर्स लगाएंगे, ये इसको पीछे लगाएगा, यानी कि इसकी स्पीड और कम होने वाली है, और इसकी स्पीड इसको मतलब ये इसको पुश करेगा, इसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ने वाली है, सही है। क्या होगा, 10 की स्पीड से आया है, 5 की स्पीड से था, टकराया, दोनों मान लो 7.5 हो गए, फिर क्या होगा, इसकी स्पीड 10 हो जाएगी, इसकी 5 रह जाएगी, है ना, इसकी और घटेगी, इसकी और बढ़ेगी, क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, तो ठीक है, अब ये रीफॉर्मेशन के टाइम पे क्या होगा,
ड्यूरिंग रीफॉर्मेशन इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, और जब ये दोनों पूरी तरीके से अलग हो चुके होंगे तब इसकी स्पीड हो जाएगी v1 और इसकी स्पीड हो जाएगी v2। u1 u2 इनिशियल वेलोसिटीज हैं, v1 v2 फाइनल वेलोसिटीज हैं, दोनों के मास m1 m2। सही है, क्लियर होगी बात, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना। हम आप कहोगे तो हम इसको ऐसे टकरा के ऐसे, ठीक है, स्लो मोशन वीडियो बना के देखेंगे फोन में, ठीक है, देखेंगे कि भाई किस तरीके से ये बॉल एक दूसरे को दबा रही है, ठीक है, और कैसे ये जब रीफॉर्म होती है तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है, इसकी स्पीड बढ़ जाती है। स्लो मोशन कैमरा है अपने पास, ठीक है, स्मार्टफोन और किस काम आएंगे, टेक्नोलॉजिया, टेक्नोलॉजिया ऐसे ही बोलता है ना वो, ए टेक्नोलॉजिया, है ना, ठीक है भाई, ओके। अब ये बॉल कैसी है, इस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी। इनका जो कोलिजन है, ऑब्वियसली ध्यान से देखो, इन दोनों बॉल्स का कोलिजन हुआ है ना, बॉल्स का नेचर कैसा है इस पे डिपेंड करेगा ना बहुत कुछ भाई। बाद में फाइनल वेलोसिटीज जो होंगी इन दोनों बॉल्स की, इनिशियल तो जनरली क्वेश्चन में गिवन होती हैं, जो फाइनल वेलोसिटीज होंगी दोनों की वो डिपेंड करेंगी बॉल का नेचर कैसा है। इमेजिन करो एक बॉल है, ठीक है, मिट्टी की बॉल है, दूसरी ये भी मिट्टी वाली बॉल है, ठीक है, क्या होगा, ये दोनों जा रही हैं, ये हाई स्पीड से आई, ये इससे टकराई, टकराने के बाद दोनों चिपक जाएंगी एक दूसरे के साथ, है ना, क्यों, क्योंकि जब ये टकरा रही है तो डीफॉर्मेशन तो हो रहा है लेकिन रीफॉर्मेशन हो ही नहीं रहा, कोई इलास्टिक मॉलिक्यूल है ही नहीं अंदर, यस और नो, तो दोनों के दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, सही है। तो उस केस में क्या हो रहा है, देयर इज ओनली डीफॉर्मेशन, देयर इज नो रीफॉर्मेशन। अच्छा, इन जनरल रबड़ की बॉल्स है तो क्या होगा, आएंगी, टकराएंगी, डीफॉर्मेशन भी होगा और रीफॉर्मेशन भी, ठीक है। और परफेक्टली इलास्टिक के केस में क्या होता है, ये बॉल आएंगी, जितना इंपल्स इनका डीफॉर्मेशन का होगा उतना ही इंपल्स इनका रीफॉर्मेशन का होगा, है ना, इक्वल रिफॉर्मेशन होंगे, प्लस दोनों इंपल्स इक्वल होंगे तो ई का वैल्यू 1, सही है, ओके। अब इमेजिन करो कि ना ही रबड़ की बॉल है, ना ही परफेक्टली इलास्टिक बॉल है, और ना ही मिट्टी की बॉल है, कुछ और ही मटेरियल, ठीक है, प्लास्टिक की बॉल है हमारे। अब वो आई, टकराई, अगर आपने देखा होगा बहुत ज्यादा जोर से उसको मारते तो वो बॉल टेढ़ी हो जाती है ना, प्लास्टिक वाली बॉल, तो वो क्या है, दैट इज परमानेंट डिफॉर्मेशन, है ना। इमेजिन करो कि बॉल आई, टकराई, डिफॉर्मेशन हुआ, रिफॉर्मेशन भी हुआ, लेकिन बॉल अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आई नहीं, है ना, तो उस केस में क्या होगा, इन इलास्टिक कोलिजन होता है वो, सही है। पढ़ते हैं, नो डिफॉर्मेशन आफ्टर कोलिजन, मतलब बॉल जैसी थी पहले टकराने से पहले, बाद में पूरी तरह से अपनी शेप रीगेन कर लेती है, तो इन दैट केस द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, ई का वैल्यू 1 होता है, ओके। स्लाइट डिफॉर्मेशन आफ्टर कोलिजन, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन रह गया, बॉल टकराई थी, टकराने के बाद थोड़ी थोड़ी मुड़ी सी रह गई, तो वहां पे क्या हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो गया ना, एनर्जी का लॉस हो गया, तो हम क्या बोलेंगे उस केस में, इट इज इन इलास्टिक कोलिजन, सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक। रिफॉर्मेशन हुआ है लेकिन पूरी तरीके से नहीं हुआ, हम बोलेंगे इट इज इन इलास्टिक, ठीक है। एंड व्हेन देयर इज मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, सिर्फ डिफॉर्मेशन होता है, एंड देयर इज नो रिफॉर्मेशन एंड नो रिफॉर्मेशन, तो हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक। ये बात ध्यान रहे, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में जो भी ऑब्जेक्ट्स टकराते हैं दे आर स्टक टुगेदर, वो चिपक जाते हैं, क्योंकि डिफॉर्मेशन हुआ और रिफॉर्मेशन होगा ही नहीं तो वो वापस पुश बैक करेंगे ही एक दूसरे को, यस और नो, क्लियर होगी बात, यहां तक कोई भी डाउट, सही है। अच्छा, अब फॉर सॉल्विंग, सॉल्व करना है अपने को, ठीक है भाई, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, दो बॉल है, दोनों को सिस्टम माना, कोई बाहर से कोई धक्का मारने वाला नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो मोमेंटम विल रिमेन दीपिका कांस्टेंट रहेगा। कौन सा लॉ है ये, लॉ ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है भाई, ठीक है, ऐसे बॉल ऐसे मार सकता हूं, जवाब नहीं दिया,
ठीक है, तो बोलो इनिशियल मोमेंटम क्या था, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब हमने ई की एक और डेफिनेशन के हिसाब से फॉर्मूला लिखा है। ई का एक और वैल्यू होता है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इंपल्स की टर्म्स में पढ़ लिया ना हमने। एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज दो बॉल्स हैं, जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो क्या होता है, कितनी वेलोसिटी से वो आ रहे हैं और कितनी वेलोसिटी से वो वापस एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, इनका रेशियो लिया जाता है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, बोलो, आगे वाली v2 से आगे जा रही है, पीछे वाली v1 से, तो बोलो सेपरेशन किस रेट से हो रहा है, v2 माइनस v1। सही है, तो दैट इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बड़ा कौन था, u1 बड़ा था, तभी तो कोलिजन होता है। u1 माइनस u2 दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इमेजिन करो मैं 5 की स्पीड से जा रहा हूं, तुम 10 की स्पीड से आ रहे हो, तो मुझे तुम्हारी कितनी वेलोसिटी दिखाई देगी, 5 दिखाई देगी ना, यस और नो। तो तुम्हारी वेलोसिटी में से मेरे को माइनस किया जाएगा, तो 10 माइनस 5, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। टकराने के बाद मैं v2 से जा रहा हूं, तुम v1 से चल रहे हो, तो तुमको मेरी वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी, v2 माइनस v1। भाई मैं 10 से जा रहा हूं, तुम 5 से जा रहे हो, अलग होने के बाद तो क्या हो रहा है, 10 माइनस 5, तुमको कितनी वेलोसिटी दिखाई देगी, 5, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आ जाएगा v2 माइनस v1। सही है। अब देखो दो इक्वेशन आ गई है मेरे पास, यस, v1 एंड v2 मेरे पास दो अननोन है, दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशंस है, सॉल्व कर सकता हूं। सॉल्व करने के बाद क्या आता है, ऑन सॉल्विंग, ये आपको याद करना है। देखो याद कर लोगे तो सदाबहार हो जाएगा काम। सही है, v1 का वैल्यू आएगा m1u1 प्लस m2u2 प्लस m2u2 माइनस u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। याद कर लोगे, ठीक है ना, याद 3-4 बार 10 बार लिखना पड़ेगा ये, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, 10 बार जो लिख लेगा इसको आज ही तो याद हो जाएगा। और v2 का वैल्यू देखो m1u1 प्लस m2u2 प्लस m1e u1 माइनस u2। यहां देखना v2 में यहां पे आता है m1 और v1 में आता है वहां पे m2। सही है, v1 है तो u2 माइनस u1 है। सही है, मतलब यहाँ पे v1 है तो 1 वाला ही माइनस हो रहा है, देखो। सही है, और अगर यहाँ पे v2 है तो यहाँ पे v2 वाला जो सेकंड वाले की तरफ वो माइनस। सही है, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। अच्छा, अब ध्यान से देखना, अगर e का वैल्यू 0 है, सोचना e का वैल्यू कितना है, 0, e की वैल्यू 0 रख दो v1 और v2 वाले फॉर्मूले में, बोलो e को रख दिया 0, ये पूरा गायब हो गया, क्या बचेगा m1u1 प्लस m2u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। पिछले वाले v1 का वैल्यू क्या आएगा, सेम वैल्यू आएगा m1u1 प्लस m2u2 और e की वैल्यू 0 जाएगी, यस और नो, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो जब e का वैल्यू 0 होता है तो v1 और v2 दोनों इक्वल होते हैं और वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू। सही है, दोनों का वैल्यू इक्वल क्यों है, क्योंकि सर वो चिपक गए थे और जब वो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे होता है तो वेलोसिटी बराबर होती है, यस और नो। ठीक है, और e का वैल्यू 1 होगा, e का वैल्यू 1 हो और m1 और m2 इक्वल हो, इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, और दोनों मास इक्वल वेलोसिटी के हैं, सॉरी दोनों मास इक्वल है, तो क्या होगा, v1 की वैल्यू आप सॉल्व कर लेना चाहिए, v1 की वैल्यू u2 के बराबर आती है और v2 की वैल्यू u1 के बराबर आती है, मतलब वेलोसिटीज आर एक्सचेंज, ऑब्जेक्ट्स है टकराए, ठीक है, इक्वल मास है, दोनों के क्या है भाई, इक्वल मास। ठीक है भाई, ये आए टकराए, ये 10 की स्पीड से आया, ये 5 से चल रहा था, टकराने के बाद ये 10 से चलने लग जाएगा, ये 5 से चलने, मतलब वेलोसिटी एक्सचेंज कर दी उन्होंने। सही है, मतलब वो आया टकराया, उसकी वेलोसिटी इसको मिल गई, इसकी वेलोसिटी इसको मिल गई। ध्यान रहे, कब इक्वल मास, ई का वैल्यू 1। आपने एक न्यूटन क्रेडल नाम से एक ऑब्जेक्ट देखा होगा, वो मेटल के पीस होते हैं ना बहुत सारे, क्या करते हैं हम, किसी एक मास को उठा के रिलीज कर देते हैं, जैसे ये टकराएगा क्या होता है, इधर ये वाला मास इतनी हाइट पे जाएगा, फिर ये वापस आएगा, ऐसे ही चलता रहता है। क्यों, क्योंकि ये जो बॉल्स होती है ये कैसे होती है, इलास्टिक कोलिजन वाली होती है, E इक्वल टू 1, ऑलमोस्ट 1 के बराबर होता है, तो ये चलता रहता है कई घंटों तक। सही है भाई, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे इक्वल मास के हैं, E का वैल्यू 1 है, तो बोलो जैसे ये यहाँ आके टकराएगा
ये अपनी वेलोसिटी इसको दे देगा, एक्सचेंज होगी ना, इसकी इसको मिल जाएगी, एक्सचेंज हो गया, इसकी वेलोसिटी इसके बराबर हो जाएगी, तो बोलो ये उठ के यहां चला जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इसकी वेलोसिटी इवेंचुअली इसको मिल जाएगी। सही है, आप 2 लोगे तो 2 का पेयर जाएगा, 3 लोगे 3 का पेयर चला जाएगा। यस और नो? सही है, न्यूटन क्रेडल की वीडियो दिखा दूंगा आपको मैं, ठीक है भाई। तो ये रिजल्ट याद रखने हैं भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, ठीक है भाई। ओके, अब मैं सीधा सीधा आपको कह सकता हूँ ये 4 किलो है, ये 2 किलो है, M1 M2 पता चल गया, ये 5 है, ये 10 है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे इसकी वेलोसिटी को क्या लिखेंगे आप, +10 या -10? -10। ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है और ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव लेनी है, ये बात है। सही है, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं सीधा, M1 M2 U1 U2 M1 M2 U1 U2 की वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। सही है, E = 1/2, E की वैल्यू 1/2 पुट कर दो, E = 0 तो E = 0 पुट कर दो। फिर कौन आ गया, 6 kg 3 kg, 4 मीटर पर सेकंड है, 1 मीटर पर सेकंड है। U1 U2, U1 हो गया 4, U2 हो गया 1। पिछले केस में क्या था, वो वेलोसिटी U2 जो है दैट इज -10, तो ध्यान रहे माइनस के साथ रखना है, ठीक है। ओके, E का वैल्यू 1 है तो V1 V2 क्या होंगे, E का वैल्यू 1/2 है तो क्या होंगे, E का वैल्यू 0 है तो क्या होंगे, और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी और निकालना पड़ेगा। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रहे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज डिफरेंट थिंग, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज डिफरेंट थिंग। चेंज मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, और लॉस मतलब इनिशियल माइनस। सही है, फॉर एग्जांपल मान लो कि आप भाई कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, आपके पास 1 लाख रुपए थे, आपको 20,000 रुपए का नुकसान हुआ, 80,000 कैसे निकाला, लॉस इज इक्वल टू इनिशियल जो आपके पास पैसे थे माइनस जो फाइनल पैसे थे, तो इनिशियल थे 1 लाख, फाइनल है। सही है, अच्छा अब मैं कहूं कि आपके पास थे 1 लाख रुपए, बाद में आपके पास हो गए 5 लाख रुपए, व्हाट इज द चेंज इन योर अकाउंट बैलेंस, 4 लाख, कैसे निकाला चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। हमेशा ध्यान रहे फाइनल माइनस इनिशियल इज चेंज, इनिशियल माइनस फाइनल इज लॉस, ठीक है भाई। ओके, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, आपके पास M1 M2 पता है, U1 U2 पता है, V1 V2 आपने निकाल लिया, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर, फाइनल क्या हो जाएगी, सही है। ओके, फाइनल माइनस इनिशियल इज द चेंज, इनिशियल माइनस फाइनल इज द लॉस, ठीक है भाई। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल, चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है भाई। अब ये जो आपने ऊपर केस किए थे ना, 6 केस किए हैं, उनमें आपको क्या करना है, फाइंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन ईच ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चंस। 2-3 क्वेश्चन थे वो कर लोगे। आप ऑब्जर्व करेंगे, ये बड़ी अच्छी बात है कि जब E का वैल्यू 1 होता है, E का वैल्यू 1, तो वहां पे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, एनर्जी का लॉस होता ही नहीं। इमेजिन करो 2 इक्वल मास के ऑब्जेक्ट हैं, टकराए, पहला दूसरे के बराबर वेलोसिटी हो गया, दूसरे की पहले के बराबर हो गई, टोटल काइनेटिक एनर्जी में लॉस तो हुआ ही नहीं, यस और नो। तो आप ये बात ध्यान रखें, E = 1 होता है तब मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा और एनर्जी कंजर्वेशन भी लग जाएगा। तो E = 1 में मोमेंटम इज कंजर्व, ट्रू, एनर्जी इज आल्सो कंजर्व, ट्रू, सही है। E की वैल्यू 1 से छोटी है तो एनर्जी का लॉस होगा, है ना, क्योंकि उसमें कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, कुछ एनर्जी का लॉस हो गया, हीट की फॉर्म में लॉस हो गया, लाइट की फॉर्म में लॉस हो गया, सही है। ओके, और सबसे ज्यादा लॉस E = 0 में, भाई 2 ऑब्जेक्ट्स अलग अलग चल रहे थे, काइनेटिक एनर्जी थी दोनों के पास, फिर बाद में क्या हुआ, दोनों चिपक गए, क्या हुआ, एनर्जी का लॉस मैक्सिमम होगा। ध्यान रहे एनर्जी घटती है कब, जब पहले टकराते हैं, डिफॉर्मेशन होता है, और वापस एनर्जी बढ़ती है कब, जब रीफॉर्मेशन होता है। E = 0 में रीफॉर्मेशन होता ही नहीं, मतलब काइनेटिक एनर्जी का सबसे ज्यादा लॉस। तो कोई भी कोलिजन हो, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, E = 1 में ओनली मोमेंटम एंड एनर्जी होता है, सही है भाई। और मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कब होता है, E = 0, सही है।
ठीक है भाई, तो ये वही वाले क्वेश्चन है, उसी में आपको बस चेंज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। ठीक है, ओके। अब हाँ, एक ये केस और देख लो, जब m1 और m2 बराबर होते हैं और e का वैल्यू 1 होता है तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है, v2 इक्वल टू u1 और v1 इक्वल टू v2। ठीक है, ये 1 kg का मास है, यहाँ पे 1 kg का मास रेस्ट पे रखा हुआ है, ये 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो टकराने के बाद क्या होगा, ये तो रह जाएगा रेस्ट पे और ये 5 से आगे चल पड़ेगा, एक्सचेंज होगी वेलोसिटी। सही है, ओके, ऑलराइट। अब ये क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, ध्यान से देखो क्या करना है इसमें। मास m, मास m, मास m, ओके। ये और ये जब टकराते हैं, ये और ये जब टकराते हैं तो E1 है, ये और ये जब टकराते हैं तो E का वैल्यू 1/2, ये और दीवार टकराते हैं तब E का वैल्यू 1। इमेजिन करिए, ये आया, इससे टकराया, ये रेस्ट पे है दोनों, पहले ये V0 से आया, ये इससे टकराएगा, वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई, ये V0 से चल पड़ेगा, ये रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, ये V0 से चल रहा है, ये इससे टकराएगा, पहला मास m, दूसरा मास m, इसका u1 v0, u2 0, v1 v2 निकाल लेना, निकल जाएगा। इसका वेलोसिटी पता चल गया, इसका वेलोसिटी पता चल गया, इसका वेलोसिटी आ गया, ये जाएगा टकराएगा, e इक्वल टू 1 की वेलोसिटी से वापस आ जाएगा। अब इसकी वेलोसिटी पता चल गई, इसकी जो पहले चल रहा था v1 वो आ गया, अब जो इसका v1 था वो इसके लिए u1 बन जाएगा, इसके लिए जो v2 था वो इसके लिए नेगेटिव डायरेक्शन में u2 बन जाएगा। सही है, u2 बन जाएगा। अब ये दोनों फिर से टकराएंगे e इक्वल टू 1/2 के साथ, तो इसका वेलोसिटी जो फाइनल होगा वो v1 हो जाएगा, इसका v2 हो जाएगा। अब ये आके इससे टकराएगा, इन दोनों की वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, आगे चलते नहीं आया, तो तीनों की फाइनल वेलोसिटी ए बी सी की तीनों की फाइनल वेलोसिटी आपको बतानी। सही है, कोलिजन हुआ, 1 2 3 4 5, 5 बार कोलिजन हो रहा है। ठीक है, 5 बार होने के बाद क्या करना है देखना है। सही है भाई, एक्सचेंज वाला तो याद है ही, ये क्वेश्चन भी आपको ही छोड़ सकता हूं मैं। ठीक है भाई, एम ए इक्वल टू एम बी इक्वल टू एम सी इक्वल टू एम डी, चारों का मास बराबर है भाई। ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, E इक्वल टू 1 है, तो आपको बताना है सबकी फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी। हो गया आंसर? अरे इतनी देर में हो जाना चाहिए। देखो, बी और सी रेस्ट पे रह जाएंगे, ए की हो जाएगी 5 लेफ्ट साइड में और डी की हो जाएगी 10 राइट साइड में। ठीक है, इनकी एक्सचेंज कर दो, इसकी कितनी हो गई, ये 10 पे है, ये और ये टकराएंगे, इसकी हो जाएगी 5, ये 10 से चल रहा है, ये 5 से चल रहा है, एक्सचेंज कर दो, इसकी हो जाएगी 5, ये टकराएंगे, इसकी हो जाएगी 5, ये और ये टकराएंगे, इसकी हो जाएगी 10। सही है ना, फीलिंग आ गई? ओके, अब स्पेशल केस 2, अगर m1 की वैल्यू m2 से बहुत ज्यादा है, m1 की वैल्यू m2 से बहुत ज्यादा है, मतलब ये बहुत भारी है, बहुत ज्यादा भारी है, तो क्या होगा? तो आप जहां पे भी m1 और m2 वाला कंपैरिजन आएगा तो आप m2 को क्या कर देंगे, फॉर्मूले में इग्नोर कर देंगे, तो जो आपकी वेलोसिटीज आएंगी ना वो क्या आएगी, v2 की वैल्यू आएगी, यानी कि ये जो m2 मास है ना ये v2 से चलेगा, बाद में टकराने के बाद ये v1 से चलेगा, ये v2 से चलेगा। मैं कहता हूं, इमेजिन करो एक दीवार है, ये इससे टकरा गया, ये बहुत भारी है, ये बहुत ही हल्का है, ये आप है, ये मच्छर है, ठीक है ना, ये ट्रेन है, ये एक छोटी सी बॉल है, तो बोलो जब ये दोनों टकराएंगे तो क्या इसकी वेलोसिटी पर कोई असर पड़ेगा? इसकी वेलोसिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सही है, ध्यान रहे, ई की वैल्यू 1 दे रखी है, क्या बोला, इसकी वेलोसिटी पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी v1 u1 के बराबर ही है। और v2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले में m2 वाली चीजों को इग्नोर कर देंगे, v2 इज इक्वल टू 2u1 माइनस u2 कर देंगे, 2u1 माइनस, वो माइनस फॉर्मूले में है, और u2 की वैल्यू विद साइन रख देंगे। सही है, ये क्वेश्चन कहां काम आएगा, ये आएगा केस जब कोई बैट्समैन है, फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर का बैट बहुत भारी होता था, ठीक है, बॉल के मुकाबले बैट का वजन बहुत भारी है, तो इमेजिन करो वो शॉट मार रहा है ऐसे,
बॉल आ रही है 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। आप मान लो कि भाई बॉल आ रही है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बॉल आई 50 मीटर पर सेकेंड, उसने मारा, बैट का वजन बहुत ज्यादा है, तो इमेजिन करो क्या जितनी स्पीड से बॉल आई थी उतनी स्पीड से वापस जाएगी? नहीं। आपने ऑब्जर्व किया होगा क्रिकेट में भी, जिस स्पीड से बॉल डाली जा रही है और जिस स्पीड से शॉट मारा जा रहा है, बैट के लगने के बाद बहुत ज्यादा तेजी से आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बैट का वजन, और ऑब्वियसली जो बैट्समैन है वो स्ट्रेंथ भी लगा रहा है, बैट का वजन बॉल से बहुत ज्यादा, इस फॉर्मूले के हिसाब से निकालते हैं। समझ में आया? देखना कि भाई U1 का डबल तो ऑलरेडी उसको मिल ही गया है ना, और U2 का नेगेटिव भी उसको मिल गया है। समझ में आया? तो वेलोसिटी बहुत बहुत ज्यादा हो जाती है। क्लियर हुई बात? फॉर्मूले में रख के कोई भी रैंडम वैल्यू उठा के पुट करके देख लेना, तुम देखना कितनी वैल्यू जाती है। ठीक है, मान लो जो U2 हो वो इधर आ रहा था, बॉल इधर आ रही है, मैंने इधर मार दिया, ठीक है, क्या होगा? U2 का नेगेटिव उसको मिल जाएगा, यानी कि U2 तो मिल गया, और U1 का डबल नहीं मिल गया, तो कितना हो गया? बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी हो गया ना उसको वापस जाने का। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन क्या आप बहुत इजीली कर सकते हैं। क्या है भाई, यहाँ पे एक ही पॉइंट से ये दो रस्सियां बांधी हुई हैं, ये 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर है, यहां से 2 kg की बॉल है, इसको यहां से रिलीज कर दिया गया, ये ऐसे जाके इससे टकराएगी, लेंथ सेम है ना दोनों का, ये जाके इससे टकराएगी, ई का वैल्यू 1/2 है, तो बोलो ये इससे टकराएगा, इसको वेलोसिटी देगा, सही है। जैसे इसको वेलोसिटी मिलेगी आगे जाएगा, है ना, ये कितनी हाइट तक जाएगा? पॉइंट हाइट रीच्ड बाय 5 kg ब्लॉक आफ्टर कोलिजन। बोलो ये यहां से यहां तक आने में कितनी वेलोसिटी गेन करेगा? यहां से यहां तक लगा दो एनर्जी कंजर्वेशन, यहां तक इसकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। फिर कोलिजन वाला प्रिंसिपल लगा दो, E = 1/2 करके m1 m2 u1 u2 v1 v2 निकाल लेना, फिर इसकी वेलोसिटी v2 आ गई। अब एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास v2 वेलोसिटी, वो कितनी हाइट तक जा सकता है? एनर्जी कंजर्वेशन फिर से लगा, तो पहले एनर्जी कंजर्वेशन, फिर कोलिजन, फिर एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना है। क्लियर हुई बात? अब आता है ओब्लिक कोलिजन, दिस इज द लास्ट टॉपिक टेक्निकली। 3 पेज है, व्हाट टाइम इज इट? 11 कोई नहीं, 3 ही पेज है, विल डू टुमारो, ठीक, क्योंकि होमवर्क में भी आपके पास कुछ 7-8 क्वेश्चन हो गए हैं, तो आप फिर वो होमवर्क कर लो, ठीक है। तो वी विल कंटिन्यू विद दिस ओब्लिक कोलिजन टुमारो, और ये बहुत इजी है, ये मतलब बहुत इजी है।